वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 देखेंगे। चैप्टर का नाम है अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर। तो इसमें हम अशोक जो ग्रेट रूलर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी सुरभि मित्तल। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इसमें भी एक क्वेश्चन से ये स्टार्ट होता है चैप्टर, जिसके अंदर रोशन है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है रोशन clutched the crisp notes that her grandfather had given her on her birthday। देखिए, रोशन को कुछ नोट मिले यानी पैसे मिले उसके बर्थडे पे, और उसने देखा कि उसके ऊपर एक तो गांधी जी की फ़ोटो है, साथ में एक एम्बलम रहता है, हमारा राष्ट्र प्रतीक भी नोट पे रहता है। तो उसके बारे में हम देखेंगे, वो अशोका से ही रिलेटेड है। तो उसके दिमाग में जो क्वेश्चन आया वो कौन सा एम्बलम था जो भारत का राष्ट्र चिन्ह है, सारनाथ से है। ठीक है, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। सारनाथ स्टोन पिलर क्या है? वो सारनाथ स्टोन पिलर। और ये कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके का, लॉयन कैपिटल। ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, राष्ट्रीय चिन्ह है। इसमें अगर आप इसको ध्यान से देखें तो देखिए इसके 3 पार्ट हैं। ऊपर वाले पार्ट को एनिमल फिगर बोला जाता है, जहाँ पे आपको एनिमल की फिगर दिखाई दे रही है। इसमें आपको 3 शेर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन 4 शेर हैं, एक पीछे छुपा हुआ है। तो इसमें 4 लायंस हैं। साथ में ये आपको जहाँ चक्र बना हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा एक गोल सा है जिसको एबेकस बोला जाता है। इस पार्ट को क्या बोला जाता है? एबेकस। दिस पार्ट इज नोन एज एबेकस, राइट। इसमें ये जो व्हील है ये महात्मा बुद्ध की टीचिंग से रिलेटेड है। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला सरमन, अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को, डियर पार्क में। उस इवेंट को धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। यानी जब उन्होंने अपना उपदेश दिया तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। यानी उन्होंने धर्म का जो चक्र है, जो पहिया है, उसको घुमा दिया। तो ये उसी को सिग्निफाई करता है, उसी चीज़ को बताता है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड 4 जानवर साथ में वो भी बने हैं। कौन कौन से 4 जानवर हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहला जानवर है हॉर्स। ये जो बुद्ध थे उनकी लाइफ से रिलेटेड है। चारों जो जानवर हैं कोई ना कोई इवेंट दिखाते हैं महात्मा बुद्ध की लाइफ का। अगर आप में से कोई बच्चा आगे फ्यूचर में यूपीएससी के प्रिपरेशन करना चाहता है, तो अगर आप ये सब चीज़ आपको तब पढ़नी पड़ेंगी, इतने डीप, इससे भी ज़्यादा डीपली पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आप अभी से अपना एक बेस बना के पढ़ते हैं ना, हर चीज़ को समझ के, तो आपके लिए हर चीज़ में बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए जो भी चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ बहुत ध्यान से उसको समझते चलिए। पहला है हॉर्स, बुल, तीसरा है एलिफेंट, और चौथा है लायन। ये चारों जानवर महात्मा बुद्ध के लाइफ के किसी ना किसी इवेंट को दिखाते हैं। जैसे हॉर्स महाबहिष्क्रमण को दिखाता है। जब महात्मा बुद्ध ने अपने घर का त्याग किया तो वो इवेंट किससे शो किया जाता है? हॉर्स से। ठीक है। एलिफेंट महात्मा बुद्ध के जन्म को, उसको उससे संबंधित है। ठीक है। बुल किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध के उसमें बुल दिखाता है महात्मा बुद्ध का जोडिएक साइन जिस मंथ में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वैशाख पूर्णिमा, उससे संबंधित है बुल। और लायन दिखाता है, लायन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? एनलाइटनमेंट को। यानी जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करी बोध गया में, बोधि ट्री के नीचे, तो उनके ज्ञान प्राप्ति के इवेंट को कौन दिखाता है? लायन। तो ये चीज़ मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा दी है। चलिए, द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। जैसा आपको बताया, ये सारनाथ लॉयन कैपिटल कहलाता है। और इसमें 4 लायंस आपको दिखे। ठीक है। और इसमें 4 जानवर जो मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। साथ में एक चीज़ और देखिए, इस एबेकस के नीचे ये बेल शेप्ड कुछ फिगर बन रही है ना, इसको बोलते हैं, ये क्या है? बेल शेप्ड। ये ईरानियन इन्फ्लुएंस है। उस टाइम पे जब महात्मा बुद्ध थे तो ईरानियों का भी आक्रमण हुआ भारत पे। और भारत पे जब ईरानियों का आक्रमण हुआ तो भाई, जब एक चीज़, 2 कल्चर आपस में हमेशा क्या करेंगे, एक कल्चर है, ईरानी लोग बाहर से आए तो वो अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस भारतीय संस्कृति पे डालेंगे ना।
तो वही चीज़ देखने को मिली। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ये बेल शेप्ड है, ठीक है, लोटस शेप्ड या बेल शेप्ड इसको बोलते हैं। देखिए एबेकस प्लस एनिमल फिगर, अगर मैं ले लूँ एनिमल फिगर, वो पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, कैपिटल। यानी अगर एनिमल फिगर प्लस एबेकस पे जो चीज़ है उस पूरे पार्ट को हम एक साथ क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे क्या है, लोटस शेप्ड है, बेल शेप्ड चीज़ है, और साथ में ये पूरा का पूरा ये ऊपर वाला पार्ट है, ये किस पे खड़ा था, एक पिलर पे खड़ा था जिसको मोनोलिथिक शाफ्ट बोला जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। एक चीज़ और है, इस एम्बलम पे कुछ वर्ड्स इंस्क्राइब्ड है। क्या लिखा है, सत्यमेव जयते, इसके ऊपर लिखा है सत्यमेव जयते। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में उपनिषद पढ़ाए थे, है ना। तो ऐसी अथर्ववेद का एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं मुंडक उपनिषद। क्या बोला जाता है, मुंडक उपनिषद। कौन से वेद का है ये, अथर्ववेद का है, मुंडक उपनिषद। वहाँ से इन लाइंस को लिया गया है, यानी सत्य की ही विजय होती है। तो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। किससे बना है ये वाली जो फिगर है, किससे बनी है, सैंडस्टोन से, यानी चूना पत्थर, सैंडस्टोन से बना है। द कैपिटल इज क्राउन बाय द व्हील ऑफ लॉ, और धर्म चक्र परिवर्तन, मैंने बताया ना बीच में जो चक्र है वो किसको दिखा रहा है, व्हील ऑफ लॉ, धर्म चक्र को। ये हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे भारत के राष्ट्रीय एम्बलम की तरह कब लिया था, ये था 26 जनवरी 1950 को ऑप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया इसको, 26 जनवरी 1950। इसमें हमें केवल 3 शेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन होते कितने हैं टोटल, 4। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड जो राजा है, जो एम्परर है, सम्राट है, अशोक द ग्रेट, उनकी हम बात करेंगे। देखिए, व्हेन मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली बिकेम रूलर, दिस इज नोन एज डायनेस्टी। वंश, आपने सुना है एक शब्द होता है वंश, यानी डायनेस्टी। जब एक ही डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं, डायनेस्टी क्या है, जब एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी रूल होता रहे, पहले दादा ने शासन किया, फिर उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे, तो ये क्या कहलाती है, पीढ़ी, डायनेस्टी कहलाती है। ऐसी हमारी एंशिएंट इंडिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जिनका नाम था मौर्याज। मौर्य का जो फाउंडर था, जो संस्थापक था, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे, किसने फाउंड किया था इसको, चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके जो बेटे थे वो कौन थे, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोक। तो ये तीनों हमारी मौर्यन डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। इन तीनों का नाम आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है, मौर्य वंश है। चलिए आगे देखते हैं अशोक के बारे में। अशोक वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर नोन टू हिस्ट्री। हमारे भारतीय इतिहास में अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर देखें तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट रूलर थे अशोक, ठीक है। इन्होंने बुद्धिज़्म को अपनाया था, बुद्ध की शिक्षाओं को इन्होंने अपनाया, और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए, बुद्ध की शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इंस्क्रिप्शंस का सहारा लिया। इंस्क्रिप्शंस आपको बताया गया था कि जो मैसेज अगर कोई एम्परर या कोई राजा हार्ड सरफेस पे एनग्रेव्ड करवा दे, यानी किसी ऐसी ठोस सतह पर लिखवा दे, चाहे वो कोई पिलर हो, है ना, या कोई पत्थर हो, तो वो इंस्क्रिप्शन कहलाता है। तो अशोक ने भी अपने मैसेजेस को पत्थर पे, स्टोन पिलर्स पे, या फिर पिलर की फॉर्म में, है ना, इस तरीके से इन्होंने लिखवाया, चाहे रॉक सरफेस हो, चाहे पिलर्स हो उन पे। तो अशोक की 2 चीज़ आप देखेंगे, कुछ तो इनकी पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, यानी पिलर की फॉर्म में है, और कुछ रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं जो पत्थर के ऊपर लिखवाए गए हैं, ठीक है। पिलर यानी स्तंभ पे लिखवाए गए, स्तंभ लेख है। चलिए, द एम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई, मौर्यास के फाउंडर कौन थे, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर, और इनकी कोर्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था वो थे चाणक्य, जिनके कारण
चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने एम्पायर की स्थापना करी। उन्हीं की रणनीति के कारण, उन्हीं के दिमाग के कारण आज चंद्रगुप्त मौर्य ने मतलब उस टाइम पे इतना बड़ा एम्पायर एस्टैब्लिश किया। तो ये कब की बात है? ये बात है 300 BCE के आसपास की। अब देखो, हम 600 BCE के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम 300 BCE तक आ गए। ठीक है। चंद्रगुप्त वॉज सपोर्टेड बाय अ वाइस मैन नेम चाणक्य या कौटिल्य। चाणक्य के बहुत सारे नाम हैं, चाणक्य भी बोलते हैं, कौटिल्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। आप लिख लीजिए, विष्णुगुप्त भी किसका नाम है? इन्हीं का। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चाणक्य के आइडियाज़ को, चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, अब उसमें उन्होंने अपने सारे आइडियाज़ या किस तरीके से राज्य व्यवस्था चलानी चाहिए, वो बुक थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में केवल इकोनॉमी के बारे में नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स को हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं, तो आप सोचेंगे उससे रिलेटेड है, नहीं। इसमें पॉलिटी के बारे में मेन थीम क्या है इसमें? पॉलिटी। तो इनकी बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। चलिए, अब हम कुछ अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो अशोक ने अपने अभिलेख थे वो किस किस जगह पे लिखवाए, उसका मैप देखेंगे। देखिए, आपकी एनसीईआरटी में मैप दिया गया है, इसमें अशोक ने कहाँ कहाँ किस जगह पे अपनी इंस्क्रिप्शंस करवाई थी उसकी डिटेल्स आपको मिलती हैं। जो लाल रंग से जो चीज़ें दिखाई गई हैं, जो जगह हैं, वहाँ पे आपको इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। और जो ब्लैक कलर से हैं वो उस टाइम पे, अशोकन टाइम पे जो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी उनको यहाँ पे दिखाया गया है, मार्क किया गया है। तो चलिए हम नॉर्थ वेस्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर हम आज के अफ़गानिस्तान की बात करें, जो आज का अफ़गानिस्तान रीजन है, तो पहली साइट है कांधार, ये आज के अफ़गानिस्तान में है। दूसरी है लंपाक। फिर हम अफ़गानिस्तान से आते हैं पाकिस्तान में। ये पूरा जो हिस्सा है ना, ये सारा पाकिस्तान वाला एरिया है। तो पाकिस्तान में अगर हम इनकी इम्पोर्टेंट साइट्स देखें तो कौन सी है? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये दो इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं। ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे आप बाकियों को याद ना करो, जो मैं इम्पॉर्टेंट मार्क करा रही हूँ उनको अच्छे से ज़रूर देख के जाना। मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी। नेक्स्ट है, अब हम नॉर्थ इंडिया की तरफ मूव करते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखो तो आज का जो देहरादून वाला एरिया है वहाँ पे है कलसी। दिल्ली में अगर बात करें तो दिल्ली में इनकी इंस्क्रिप्शन है दिल्ली टोपरा, या इसको टोपरा भी बोला जाता है। ठीक है, बहापुर टोपरा, ये दिल्ली के आसपास है। फिर इनकी यूपी में है मेरठ में एक इंस्क्रिप्शन। फिर हम बात करें नेपाल, ये जो लुम्बिनी है आज के नेपाल में है, लुम्बिनी में रामपुरवा, लौरिया, अराराज, ठीक है, सारनाथ, इलाहाबाद, गुज्जर, कौशाम्बी, ये सब है। अब इनमें से इम्पॉर्टेंट आपको कौन कौन सी याद रखनी है तो आप देख लीजिए। एक तो आपको कलसी याद होनी चाहिए, कलसी, उसको मार्क कर लो। टोपरा आपको पता होनी चाहिए, लुम्बिनी, कौशाम्बी, सारनाथ, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब में से ये इम्पॉर्टेंट है। अब जो यहाँ पे पाटलिपुत्र को मार्क किया गया है, पाटलिपुत्र में कोई इंस्क्रिप्शन नहीं मिली है, बल्कि ये मौर्यन टाइम की एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। ठीक है, जैसे आज अगर मैं कहूँ कि आज बताओ भारत में कौन सी इंपॉर्टेंट सिटी है, तो आप कहेंगे बॉम्बे है, दिल्ली है, कैलकटा है। तो उसी टाइम पे कौन सी थी? पाटलिपुत्र और उज्जैन, जो आज के उज्जैन का है मध्य प्रदेश में, जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर भी है। ठीक है, तो ये आपने देखी। नेक्स्ट अगर हम नीचे की बात करें तो ये कुछ साइट्स हैं, रूपनाथ, सांची, पंगुरारिया, गिरनार बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरनार कहाँ पे? गिरनार है गुजरात में, इसको मार्क कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सोपाड़ा, सन्नथी, ठीक है, ये ठीक है, आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो मैं मार्क करा रही हूँ वो तो बिल्कुल आपको रटी होनी चाहिए। धौली उड़ीसा में है, जहाँ पे कलिंग वॉर इसी जगह पे लड़ी गई थी, धौली। जोगाड़ा, ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको, ये सारी साइट्स जो हैं जहाँ पे अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मस्की कर्नाटका में है, ब्रह्मगिरी, येरागुड़ी, ये सब। तो इसमें मस्की और ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो साइट्स आपको पता होनी चाहिए, एक मस्की और एक ब्रह्मगिरी। तो आपको अशोकन साइट सारी पता चल गई कौन कौन सी हैं। आगे अब हम देखते हैं। मैं आपकी सारी इंपॉर्टेंट साइट्स को आप अलग से लोकेट करेंगे, अपने नोट्स में बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब तक हमने महाजनपदास को देखा, लेकिन अब हम एक नया टर्म देखेंगे, एम्पायर। एम्पायर का यूज़ होगा। क्या थे एम्पायर और ये किंगडम से कैसे अलग थे? देखिए,
जब धीरे धीरे लोगों ने टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई करना शुरू किया, किसी एक जगह पे कब्ज़ा किया, फिर दूसरी, तो धीरे धीरे करके लार्ज एरिया उन्होंने कवर कर लिया, एक बहुत बड़ा एरिया। तो वो क्या बन गया, उनका पूरा एम्पायर बन गया, एक पूरा साम्राज्य उन्होंने साम्राज्य खड़ा करा। ठीक है, तो एम्परर्स नीड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। किंग के पास कम रिसोर्स होती है, लेकिन जो पूरे एम्पायर का राजा होता है वो एम्परर कहलाता है, सम्राट कहलाता है। उसके पास ज़्यादा रिसोर्स होंगी, बड़ी आर्मी होगी, ज़्यादा टैक्स लोग देंगे उसको, उन्हें मेंटेन करने के लिए। ठीक है, सो ऑल्सो दे नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स हु कलेक्ट टैक्स। अब देखिए, कब एम्पायर बनेंगे, जब भाई टैक्स बहुत ज़्यादा लोग देंगे, तभी तो राजा अपनी आर्मी भी मेंटेन कर पाएगा, एम्परर। ठीक है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा ऑफिशियल्स भी चाहिए होंगे ताकि टैक्स का कलेक्शन सही तरीके से हो सके, क्योंकि अब बड़ा एरिया हो गया है। रूलिंग द एम्पायर, किस तरीके से एक एम्पायर को रूल किया जाता है। अब तक हमने किंगडम्स देखे, लेकिन अब हम देखेंगे एक बहुत बड़ा साम्राज्य, जिसमें आधे से ज़्यादा पूरा इंडिया का ही पार्ट कवर है। एज द एम्पायर वॉज सो लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल्ड डिफरेंटली। अब एम्पायर अगर इतना बड़ा है तो कोई एक शासक अगर उस पर कंट्रोल करना चाहे तो या तो वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, कि बहुत स्ट्रांग है, या फिर हर एक पार्ट को क्या किया जाए, हर एक पार्ट अलग अलग व्यक्ति रूल कर रहा है उस जो शासक है उसके अंडर में। द एरिया अराउंड पाटलिपुत्र वॉज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एम्परर। जो पाटलिपुत्र थी वो उस टाइम पे मौर्यास की कैपिटल थी, इसीलिए राजा कहाँ पे बैठा करता था, जो सम्राट था वो पाटलिपुत्र में बैठता था। ठीक है, वो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में थी। दिस मेंट दैट ऑफिशियल्स वर अपॉइंटेड टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फार्मर, हर्डर, क्राफ्ट पर्सन एंड ट्रेडर। और टैक्स जो था, टैक्स का कलेक्शन हमने देखा कि हर एक व्यक्ति टैक्स देता था, चाहे वो कोई क्राफ्ट पर्सन हो, व्यापारी हो, कोई भी हर्डर, एनिमल को चराने वाला, या हंटर गैदरर भी हों, सबको टैक्स देना है। तो उनको कलेक्ट करने के लिए, उस टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी हमारे पास ऑफिशियल्स हैं। और ऑफिशियल्स ऑल्सो पनिश दोज हु डिसओबेड द रूलर्स ऑर्डर। और ऑफिशियल्स को ये अधिकार था कि वो उन लोगों को पनिश भी करें जो रूलर को डिसओबे करेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। मैनी ऑफ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरी। अब भाई ऑफिशियल्स अगर राजा के अंडर में काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी तो दी जाएगी। ठीक है, तो उनकी प्रॉपर सैलरी हुआ करती थी। मैसेंजर्स वेंट टू एंड फ्रो एंड स्पाइज कैप्ट अ वॉच ऑन द ऑफिशियल। देखिए उस टाइम पे स्पाइज हुआ करते थे, यानी जासूस भी हुआ करते थे, जो ऑफिशियल्स के काम पे देख रेख करते थे कि सही काम कर रहा है या नहीं, और राजा को बताते थे। एंड ऑफ कोर्स द एम्परर सुपरवाइज देम ऑल विद द हेल्प ऑफ मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली एंड सीनियर मिनिस्टर। ये सब चीज़ हमने देखी। अब हम इंपॉर्टेंट सिटी जो हमने मैप में देखी थी उनमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट हुई, क्योंकि वो प्रोविंशियल कैपिटल बना दी गई। जैसे तक्षशिला, ये नॉर्थ वेस्ट में, तक्षशिला नॉर्थ वेस्ट में है आज के पाकिस्तान में। उज्जैन, ये नीचे वाले डेक्कन के रीजन को कंट्रोल करने के लिए उज्जैन को कैपिटल बनाया गया। मेन जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी। तो यानी राजा एक जगह बैठा है, पाटलिपुत्र में बैठा है, लेकिन वो बाकी पूरे इंडिया को कवर कैसे कर पा रहा है, क्योंकि उसकी एक कैपिटल उज्जैन यहाँ पे है, एक इधर है। तो वहाँ पे उसने अपने अपने गवर्नर्स बिठा दिए जो यहाँ की देखरेख करेंगे राजा के अंडर में रह के। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा शासन, पूरी व्यवस्था चलाई जाती थी। Besides, there were vast areas between these centers. Here the Mauryas tried to control road, river, which were important for transport. अब मौर्यास जो थे, जो भी एरिया उनके कंट्रोल में थे, उस एरिया में पड़ने वाली नहर, कोई भी इम्पॉर्टेंट रिवर हो, रोड हो, वो सब मौर्यास के ही कंट्रोल में रहती थी। रिवर्स का उस टाइम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती थी। अगर हमें ट्रेड करना है तो नदी के रास्ते से ट्रेड बहुत अच्छे से होगा और वो ज़्यादा चीप भी रहेगा, महंगा भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, साथ में जो जो एरियाज़ कंट्रोल में, वहाँ की रिसोर्सेज पे भी एम्परर का हक होगा, चाहे वो टैक्स हो, ट्रिब्यूट हो। The अर्थशास्त्र टेल्स अस दैट द नॉर्थ वेस्ट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लैंकेट। अर्थशास्त्र में बताया गया कि जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट था इंडिया का, तक्षशिला जहाँ पर है, वो कंबल के लिए फेमस था, ब्लैंकेट्स के लिए। और साउथ इंडिया में गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स थे। तो हो सकता है कि ये सारी रिसोर्सेज राजा कैसे कलेक्ट करता हो, एज अ ट्रिब्यूट राजा को दी जाती हो। द एम्परर एंड द कैपिटल सिटी, अब इसको देखते हैं, ये आपकी बुक में है। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। मेगास्थनीज कौन थे? देखिए,
जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, उस टाइम पे एक प्रथा थी कि एक राजा या एक, जैसे आपने टीवी में देखा होगा, कोई भी आप इस तरीके की सीरियल देखते हैं तो राजा अपने दूत को भेजता है ना, एम्बेसडर जिनको बोलते हैं। तो उस टाइम पे एम्बेसडर राजा का संदेश दूसरे राजा तक लेकर जाते थे। तो मेगास्थनीज ग्रीक एम्बेसडर था। उस टाइम पे ग्रीक लोगों ने अटैक किया था, तो ग्रीक साम्राज्य भी वहीं पे था, नॉर्थ वेस्ट में। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। कौन से रूलर के दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ना कि अशोक के टाइम पे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो ये चंद्रगुप्त के टाइम पे आए। ग्रीक रूलर ने इन्हें भेजा था वेस्ट एशिया के, जिनका नाम क्या था ग्रीक रूलर का? सेल्यूकस निकेटर। तो 3 नाम, सेल्यूकस निकेटर, उनका एम्बेसडर मेगास्थनीज, और किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। अब ये क्या क्या था, ये स्टोरी आप खुद पढ़ेंगे। जो मेरे को मेन इंपॉर्टेंट एसेंस बताना था वो मैंने बता दिया। एलिफेंट्स मौर्यन साम्राज्य के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होते थे, क्योंकि मौर्यंस कहाँ पे थे? पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र में बहुत ज़्यादा जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे एलिफेंट्स बहुत पाए जाते हैं। तो पहली बार एलिफेंट्स का आर्मी के अंदर यूज़ भी मौर्य ने किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप खुद पढ़ेंगे कि क्या है। केवल आपको मैंने जो मेन चीज़ें वो बता दी हैं। कैपिटल सिटी कैसी थी, वहाँ पे इतने टावर थे, इतने गेट थे। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि जो ये एक चीज़ में और भी इम्पॉर्टेंट है, हमने हड़प्पा का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा कि लोग अपना घर बर्न्ड ब्रिक से बनाते थे, यानी जो ईंट अच्छे से बर्न थी, जो ऐसी ईंट का हम आज यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम मौर्यंस की बात करें, मौर्यंस देखिए कितने टाइम बाद आए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद, लेकिन उनके टाइम तक मड और वुड का इस्तेमाल होता था, यानी मड की ब्रिक्स का और वुड का बहुत इस्तेमाल किया जाता था। अब वुड क्यों इस्तेमाल होती थी? हर एक चीज़ के पीछे कारण होता है। अभी आपको बताया कि पाटलिपुत्र जो था वहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल थे, और जंगल से क्या मिलेगा? लकड़ी इजीली अवेलेबल होगी। तो जो मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। अशोक, अ यूनिक रूलर। द मोस्ट फेमस मॉडर्न रूलर कौन सा था? हमारा सम्राट अशोक था। उन्होंने अपने मैसेज को किस पे इंस्क्राइब करवाया? इंस्क्रिप्शंस पे। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज में? प्राकृत और ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जैसे आज हम हिंदी लिखते हैं, मैंने आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में भी अंतर बताया है अपनी वीडियो में, तो पुरानी वीडियोस में जाके देखिएगा उसको। फर्स्ट चैप्टर की वीडियो है वो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो अशोक ने अपने मैसेज को ब्राह्मी स्क्रिप्ट और कौन सी लैंग्वेज थी? प्राकृत लैंग्वेज में लिखवाया। लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें कि जो उनकी इंस्क्रिप्शंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी, यानी मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी, ये 2 जगह पे थी, वहाँ पे इनकी ब्राह्मी स्क्रिप्ट नहीं है। वहाँ पे कौन सी स्क्रिप्ट है? खरोष्टी। वहाँ पे इन्होंने खरोष्टी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब अशोक की ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी लड़ाई है जिसने अशोक को पूरी तरीके से बदल के रख दिया, वो क्या है? कलिंग वॉर। कलिंग उड़ीसा को बोला जाता था पहले। कलिंग इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा। अशोक ने अपनी एक ही लड़ाई लड़ी, कलिंग की, और उसमें इतना ज़्यादा लोग मरे, इतना ज़्यादा खून बहा कि अशोक ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, तो उन्होंने जो ये कन्क्वेस्ट करना था कि लार्ज टेरिटरीज़ को एक्वायर करो, ये सब इन्होंने छोड़ दिया और धम्म को अपनाया। यानी धम्म एक पाली भाषा का शब्द है, धर्म से बना है। ठीक है, अशोक इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंग वॉर। तो अशोक की एक इंस्क्रिप्शन मिली है जो कलिंग वॉर के बारे में बताती है। उन्होंने बताया 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग, जब 8 साल के बाद अशोक राजा बने, मतलब अशोक, मान लीजिए ये वाली जो वॉर थी इसका टाइम पीरियड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। 261 BCE में कलिंग वॉर होती है और 8 साल बाद होती है, यानी कि अशोक जो थे जब राजा 269 या 70 के आसपास जब अशोक राजा बने होंगे, तो उसके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा। तो इससे एक तो ये वाली बात पता चलती है। क्या क्या हुआ ये सब आप खुद रीड करेंगे, ये खुद रीड करने वाली बात है। मेन चीज़ ये है कि इस युद्ध के अंदर अशोक का पूरा पर्सपेक्टिव बदल गया। उन्होंने इतना खून खराबा देख के क्या किया? बुद्धिज़्म को अपनाया, और जो बैरी घोष की पॉलिसी थी, यानी एनिमी बनाना, लड़ना, द्वेष वाली पॉलिसी थी, उसको उन्होंने किससे बदल दिया? कल्चरल कॉन्क्वेस्ट से बदल दिया। यानी बैरी घोष की पॉलिसी को उन्होंने किससे बदला? धम्म घोष से बदल दिया। अब धम्म का प्रचार होगा, धर्म का प्रचार होगा।
ठीक है, इसलिए यहाँ पे धम, ये पाली भाषा का शब्द है, इसीलिए धम आपको मिलेगा यहाँ पे लिखा हुआ। अब आता है रामपुरवा बुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रामपुरवा बुल, ये देखिए, ये अशोकन के टाइम का ही स्कल्पचर है। जब अशोक था तो उसी के टाइम का ये स्कल्पचर है, मॉडर्न पिलर। और ये आज कहाँ पर है? ये आज के बिहार वाले एरिया में था, ठीक है। और अब ये बिहार से लाके कहाँ रख दिया गया? राष्ट्रपति भवन में है। तो ये एक बुल की स्कल्पचर है ना। तो रामपुरवा बुल, ये देखिए बहुत ही फाइनली पॉलिश्ड स्टोन से बना स्कल्पचर है, मौर्यन पिलर का पार्ट है। ये रामपुरवा बिहार से हमें मिला और अभी कहाँ पे है? ये राष्ट्रपति भवन में है। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं, कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ से लाया गया? रामपुरवा एक जगह है बिहार में, वहाँ से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अशोक का धर्म क्या कहता था? अशोक का धर्म प्योरली किस पे बेस्ड था? बुद्धिज़्म की टीचिंग पे, बुद्धिस्ट टीचिंग पे बेस्ड था, उनकी फिलॉसफी पे बेस्ड था। इसमें ना किसी कर्म कांड, ना किसी रिचुअल पे फोकस किया गया। ये नहीं कि यज्ञ करना है, हवन बलि देनी है, नहीं। आपको जो भी बुद्ध की शिक्षाएं हैं उनको इन्होंने फॉलो किया। सबके साथ काइंड रहो, है ना। इनके टाइम पे, मॉडर्न्स के टाइम पे पिकॉक की मीट का इस्तेमाल किया जाता था, है ना, यानी मोरों को मारा जाता था। लेकिन इनकी डेली टोपरा इंस्क्रिप्शन जो है ना, डेली टोपरा में जो इंस्क्रिप्शन मिली है उससे ये बताया गया कि धम्म को अपनाने के बाद ये बहुत कम हो गया था। तो उसमें ये मेंशन है, वहाँ से हमें पता चला। इनकी जो इंस्क्रिप्शन है या तो रॉक पे लिखी हुई है या पिलर्स पे हैं। ही अरेंज फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल। उनकी इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला कि उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट अरेंज किया है, ह्यूमन्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। अब देखिए, एनिमल सेक्रीफाइस उस टाइम पे बहुत हुआ करता था, जो उस टाइम की सोसाइटी थी, है ना। स्लेव्स और सर्वेंट को बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था, फैमिली में लड़ाई रहती थी। तो जब अशोक ने बुद्धिज़्म को अपनाया तो उन्होंने इन सब चीज़ को, भाई बुद्धिज़्म तो इस चीज़ का अपोज करता है ना, तो इनकी टीचिंग इसी पे बेस्ड थी कि जो एनिमल्स की बलि दी जा रही है उसको ना दिया जाए, आपस में प्यार से रहें, है ना। जो स्लेव्स हैं या सर्वेंट्स हैं उनके साथ भी सही से ट्रीटमेंट करो, क्योंकि वो भी इंसान हैं। अशोक फेल्ट दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। और उन्होंने अपने धर्म को प्रचार करने के लिए किन ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया? धम्म महामत। किन को अपॉइंट किया था? धम्म महामत्स को, जो धर्म का प्रचार करेंगे। अशोक ऑल्सो सेंट मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धर्म टू अदर लैंड। उन्होंने केवल यही नहीं कि इंडिया में लोगों तक इसका प्रचार किया, बाहर के फॉरेन लैंड्स में भी, आज के सीरिया, इजिप्ट में, इजिप्ट यानी जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ग्रीस में, यूरोपियन कंट्री में, श्रीलंका, यहाँ सब में उन्होंने बुद्धिज़्म का प्रचार करा। अशोक के क्या मैसेज थे अपने सब्जेक्ट्स को, अपने सब्जेक्ट्स यानी अपनी प्रजा को अशोक ने क्या मैसेज दिया? तो देखिए, पीपल परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ रिचुअल। लोग उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कर्मकांड को फॉलो करते थे, है ना। व्हेन दे फॉल इल, व्हेन देयर चिल्ड्रन गेट मैरिड, जब वो बीमार हो जाएं तब भी यज्ञ करेंगे, जब उनके बच्चों की शादी होगी तब भी हवन या यज्ञ करेंगे। व्हेन चिल्ड्रन आर बॉर्न, जब बच्चा पैदा होगा तब भी यज्ञ एंड हवन करेंगे। यानी उनकी लाइफ फुल ऑफ रिचुअल्स है, बहुत सारे कर्मकांड है, ठीक है। दीज रिचुअल्स आर नॉट यूजफुल। तो अशोक ने कहा कि इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ इंस्टेड पीपल ऑब्जर्व अदर प्रैक्टिसेस दिस वुड बी मोर फ्रूटफुल। तो अगर आप बाकी चीज़ों को अपनाओ, इन सब को ना करो, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। अब बाकी चीज़ें कैसी? जेंटल रहें, अपने स्लेव या सर्वेंट के साथ अच्छे से ट्रीटमेंट करें, बड़ों का सम्मान करें, ट्रीटिंग ऑल क्रीचर्स विद कंपेशन, दया भाव के साथ सबके साथ, चाहे वो एनिमल हो, सबके साथ दया भाव से रहें। गिविंग गिफ्ट टू ब्राह्मण एंड मॉन्क्स। ठीक, उन्होंने कहा ठीक है आप ब्राह्मण एंड मॉन्क्स को गिफ्ट करो, ठीक है, लेकिन रिचुअल्स में बिलीव मत करो। इट इज़ बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अदर। तो उन्होंने ये एक बात ये भी कही कि अपने रिलीजन को तो हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और दूसरों को क्या कर रहे हैं? उनको गिरा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना है। ईच वन शुड रिस्पेक्ट द अदर रिलीजन। तो अगर कोई दूसरे धर्म को भी फॉलो कर रहा है तो हमें उसकी भी रिस्पेक्ट करनी है। और एक चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं इंस्क्रिप्शन को, जो अशोक के मैसेज हैं, उस पर हमारे कौन से लीडर ने कमेंट किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे प्रथम देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस के बारे में लिखा है, उस पर कमेंट्री करी है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर के लास्ट में एक बॉक्स है, देखिए उसको, उसमें क्या है? उसमें चाइना की बात की गई है। क्या? समवॉट बिफोर द टाइम ऑफ मौर्यन एम्पायर। अगर हम मौर्यन एम्पायर के से थोड़ा पहले की बात करें तो चाइना में भी एम्परर्स होते थे,
चाइना में भी उस टाइम पे सम्राट थे, और उन्होंने क्या किया, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनाई। ये आपको वॉल दिख रही है, यानी पूरे चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से फोर्टिफिकेशन कर दिया, किलाबंदी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनी। तो ये अशोकन टाइम से देखो पहले से ही ये काम स्टार्ट हो गया था। इट वॉज मीन्ड टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर ऑफ एम्पायर फ्रॉम पेस्टोरल पीपल। और ऐसा क्यों किया गया, प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाहर से कोई जो जनजाति है, जो लोग घुमंतु हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, वो चाइना पे अटैक ना कर दें। अगर इंडिया ने भी इस तरीके की सोच रखी होती, इंडिया में जैसे आप देखेंगे जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, अगर उसमें भी यहाँ पे कहीं फोर्टिफिकेशन कर दिया जाता, आपने देखा जितने भी बाहर से इन्वेडर्स आए, आक्रमणकारी आए, वो यहीं से आए ना इंडिया में। अगर ये चीज़ अच्छे से प्रोटेक्शन करके रखते हमारे रूलर, तो आज की हिस्ट्री अलग ही होती। तो चाइना ने उस टाइम पे इस बात का ध्यान दिया और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया। Additions to the wall were made over a period of 2000 years because the frontiers of the empire kept shifting। और इस पे बहुत लंबे समय तक काम चलता रहा। ये कितनी लंबी वॉल बनाई गई, 6400 किलोमीटर लॉन्ग, एंड इज़ मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक से बनाई गई, स्टोन और ब्रिक का इस्तेमाल किया गया, विद अ रोड अलॉन्ग द टॉप। Several thousand people worked to build the wall. There are watchtowers all along। अब इसमें इस वॉल पे ऊपर वॉच टावर भी लगाए गए, यानी उनकी निगरानी के लिए भी वॉच टावर बनाए गए, ताकि देखा जा सके, निगरानी की जा सके। तो वही चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे इस चीज़ की। अगर हम भी लोग उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते तो और अच्छा रहता, इतना इन्वेडर्स कभी भी भारत पे आक्रमण ही नहीं करते। तो आपको आई होप ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, तो अपने जो भी डाउट है उसको भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।